साइबर ठगी के रोजाना नए तरीके सामने आ रहे हैं। शातिर ठग बड़े ही शातिर अंदाज में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार करते हैं। शातिर ठग अब हाईटेक तकनीक का सहारा लेकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर ठगी की दुनिया में हाईटेक तरीका अपनाने वाला ऐसा ही एक शातिर ठग पुलिस के शिकंजे में आ गया। आगरा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इस हाईटेक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग ग्वालियर निवासी दुर्गेश सिंह है, जिसे आगरा साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। लोगों के साथ ठगी करने का इसका तरीका जानकर पुलिस भी हैरान है। देखिए, कुछ समय पहले थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ में ठगी की गई है। इसी घटनाक्रम के खुलासे के लिए एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मामले खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम दुर्गेश है, जो कि ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त काफी समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से यह पता चला है कि इस व्यक्ति के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 9 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे अपराध भी हैं जिनमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है। इस अभियुक्त का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि यह फोन पर लड़की की आवाज में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को आज हरियाणा के हिसार कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। उसे आज सुबह 9:30 बजे पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस को ज्योति मल्होत्रा की 4 दिन की रिमांड मिली है। इससे पहले पुलिस ने ज्योति का रात 11:30 पे ही मेडिकल चेकअप करवाया था। गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने 17 मई को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मरेलकोटला से पकड़ी गई निजाला नामक महिला से पूछताछ के बाद हुई, जिसमें जासूसी नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम सामने आए। ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी और देश विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप है। डीएसपी कमलजीत ने बताया था कि हमें मिली सूचना के आधार पर हमने हरीश कुमार की बेटी ज्योति को ऑफिशियल सेक्रेटरिएट और बीएनएस की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद होने के बाद कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। उन्होंने बताया था कि वो लगातार एक पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति पिछले 2 वर्षों से 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चाइना और यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड की यात्रा कर चुकी हैं। जांच में पता चला कि 2 साल पहले वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में आई थी। पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति ने वहां के खुफिया अधिकारियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात की। भारत लौटने के बाद उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर संवेदनशील जानकारी शेयर की और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकवाद को भारी नुकसान पहुंचा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। भारत के इस ऑपरेशन के दौरान 3000 अग्निवीरों ने अहम भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी उम्र महज 20 साल है। ये सभी अग्निवीर अलग अलग भूमिका के लिए तैनात किए गए थे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोल दिया था। उसने कई भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की। इस दौरान अग्निवीरों ने हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका अदा की। अग्निवीरों की काफी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का युद्ध जैसे हालात में रहकर सही इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना की कई इकाइयों में अग्निवीर तैनात थे। भारत ने आकाश तीर प्रणाली को खुद विकसित किया है। अग्निवीरों ने आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली को संचालित करने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। ये प्रणाली पाकिस्तान के हमलों को तुरंत पहचान कर और जवाबी कार्यवाही में बहुत ज्यादा अहम साबित हुई। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला सरकार के पंजे से बच न सके। सीएम धामी बैठक में प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर भी विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अब तक की गई प्रदेश में कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। सीएम धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि धर्मांतरण से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा
अगर अवैध तरीके से धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है तो तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाए। उत्तराखंड में इस प्रकार का जो हमारी बहन बेटियों के साथ काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, उनको धोखे से, फरेब से, झूठ से, बहलाकर, फुसलाकर, इसीलिए हम यहाँ पर सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाए और हमने कहा कि ऐसी अगर कोई भी घटना कहीं पाई जाएगी तो हमारा प्रशासन जो है उस पर सख्ती से काम करेगा। कानून व्यवस्था उस पर किसी भी कीमत पर कोई रियायत नहीं बरतने वाली है। जो है इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, इस प्रकार का एक मैं कहूँ कि अंदर से बिना गोलीबारी के चलने वाला आतंकवाद है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद से पशुपालन विभाग ने राज्य में सुअरों की खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि ये जानकारी दी है। हाल ही में बिलासपुर के झुंडता उपमंडल की कोलका पंचायत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक मामला सामने आने के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। इस संक्रमण के कारण एक सुअर पालन केंद्र में 40 में से 36 सुअरों की मौत हो गई, जबकि 4 को विभाग ने नियम अनुसार मार दिया। पशुपालन विभाग ने सुअर पालन केंद्र को खाली कराकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 से 6 महीने तक सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी। विभाग ने सुअर पालन को लेकर सख्त कदम भी उठाए हैं। अधिकारी ने बताया कि पशु औषधालय 10 हेलर के अंतर्गत आने वाले इस फॉर्म में कुल 40 सुअर पाले गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सपा नेता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया भी दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा है कि सत्यमेव जयते। बता दें, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिलुपाड़ से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। उनके साथ अजीत पांडे भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। दरअसल बीते 7 अप्रैल को ईडी ने विनय शंकर तिवारी को बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर बैंकों के कॉलेजियम्स के लिए गए 744 करोड़ का लोन हड़पने का मामला था। गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे दोनों को ही जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनना लगभग तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है और 500 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण करने की बात भी कही गई है और ये भी कहा गया है कि इस भूमि का स्वामित्व ठाकुर जी के नाम ही रहेगा। इसे लेकर मंदिर के गोस्वामियों, आसपास स्थित दुकानदारों और वहां रहने वाले लोगों और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बारे में बात की गई है। उनसे मंदिर के सेवायत अनंत विहारी गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पब्लिक बहुत आती है, उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएं, उसके अनुरूप भीड़ अरेंजमेंट का प्रशासन द्वारा एक कोर्स कराया जाए। यहाँ पर बहुत आदमी आते हैं, यहाँ पर टिकट सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं बने जिससे कि लोग सुगम तरीके से यहाँ पर दर्शन कर सकें। कॉरिडोर बनने के बाद भी इस तरह की जरूरत तो पड़ती ही है और इस तरह की व्यवस्थाएं चलती ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि वृंदावन में 7 देवालय हैं, क्या हर जगह कॉरिडोर बना दिया जाएगा? मंदिर की व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, जिन लोगों की आजीविका चल रही है उनको चलने दिया जाए। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर या विकास के नाम पर विनाश होगा तो क्या फायदा कॉरिडोर बनने पर? यहीं के दुकानदारों की दुकान दी जाएगी, जिन पर दुकानों का स्वामित्व है उन्हें दुकान दी जाएगी, जिससे कि सबकी जीविका चलती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास सभी संभव है जब आम लोग इसमें दिलचस्पी लें और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी 2025 के उद्घाटन अवसर पर ये बातें की। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर आयोजित हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कई स्टॉल्स पर जाकर पर्यावरण से जुड़ी चीजों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रीन बजट और जैव विविधता पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके साथ ही वाद विवाद, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में जीते बच्चों को सम्मानित किया और कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। मुख्यमंत्री ने आधुनिक विकास मॉडल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मशीनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, हमें फिर से अपने पुराने देसी तरीकों की तरफ लौटना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जटायु जैसे पक्षी जो प्रकृति की सफाई करते थे अब खत्म हो रहे हैं। इसका कारण रासायनिक खाद और दवाओं का अत्यधिक उपयोग। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां इसके बाद उठाए गए कदमों को गिना रही है, वहीं विपक्ष ने सवाल पूछा है कि आखिर वो आतंकी कब पकड़े जाएंगे जो हमले में शामिल थे। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार विदेशों में मार्केटिंग करने में व्यस्त है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे ने कहा कि विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजना ठीक है, ये भी एक पीआर स्टंट हो सकता है, लेकिन हमारे अपने देश के लोगों का क्या होगा जिन्हें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उन्हें मोदी सरकार पूरी तरह भाग रही है। अब भी आतंकी फरार क्यों हैं? उन्होंने 26 लोगों की हत्या की थी। प्रणीति शिंदे ने कहा कि आज जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी लगातार पहलगाम हमले को लेकर एक विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी इससे क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि लोग ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बताने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती है? प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। जनता स्क्रिप्टेड भाषण नहीं बल्कि ईमानदार जवाब चाहती है। जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खड़गे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में एक जॉइंट मीटिंग। उत्तर भारत अभी भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। हालांकि बीच बीच में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन राजस्थान के कई संभागों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अगले 2 से 3 दिनों में मौसम अपना कहर बरपाएगा, इसलिए मौसम विभाग की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किए जाने की वजह से यहाँ लोग गर्मी में झुलसने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तापमान और बढ़ सकता है। आईएमडी वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान श्री गंगनहर में 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया था। अगले 3 दिनों में बीकानेर संभाग के कुछ भागों और सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। राज्य के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन दोपहर बाद बादलों की गरज के साथ आंधी चलने और हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी गई है। उनकी ये जानकारी ऐसे समय पर आई है जब उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने कीरू हाइड्रो परियोजना से जुड़े कथित करप्शन केस में मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर रेड भी जारी किया था। ये प्रोजेक्ट सिविल कार्य के ठेके में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में रात में आए भयंकर तूफान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल धगड़िया को काफी नुकसान पहुंचाया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि अचानक रात को जो तेज हवाएं आई, उन हवाओं की वजह से हमारे स्कूल की छत जो है वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। भारतीय सेना स्कूल के मलबे को हटाने और छत के पुनर्निर्माण कार्य में जुटी है ताकि इलाके के बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए। स्थानीय लोग सेना के इस कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं।